हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का 15 मिनट के शो में साइंस के। जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वक्त पे नोटिफिकेशन मिले। एंड हमारी और भी डिटेल वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आपको काफ़ी वहाँ से हेल्प मिलेगी। डिटेल डिस्कशन के साथ आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ओके, तो अडल्ट फाइलेरिया बॉम्ब्स इनहेबिट द वयस्क फाइलेरिया कीड़े निवास करते हैं किसमें, और इनको हम जब बॉम्ब कह देते हैं, कृमि भी कह देते हैं। कृमि, इनको क्या है, हाँ, कृमि भी कहा जाता है। देखिएगा, बॉम्ब कीड़े और बॉम्ब में ये फर्क होता है कि अगर मैं कहूँ कृमि यानी बॉम्ब, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर घुसेंगे या ज़मीन वगैरह में रहेंगे, तो उनको भी बॉम्ब्स कहते हैं। और लेकिन जो बाहर रहे सिर्फ उनको हम कीड़े कह देते हैं। इतना से थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है। तो वयस्क फाइलेरिया कीड़े निवास करते हैं किसमें, हमारी जो है वो किसमें, इंटेस्टाइन में करते हैं। इंटेस्टाइन में, ठीक है, या फिर जो है किसमें, ब्लड में करते हैं, या फिर जो है किसमें करते हैं, हाँ, लिम्फेटिक्स में करते हैं। लिम्फेटिक्स मतलब लस्सी का, जो लस्सी का तंत्र होता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लेना है कि जो फाइलेरिया है इसको हम हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं। एलिफेंटिसिस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस, ठीक है। इसको हम क्या है, हाथी पांव रोग कह देते हैं। हाथी पांव रोग, तो इसी को कहा जाता है, हाथी पांव रोग कहा जाता है, याद रखेंगे, हाथी पांव रोग कहा जाता है। तो ये किसमें, तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम हमारा प्रभावित होता है। तो एक क्वेश्चन तो याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या, एलिफेंटेसिस, और किस चीज़ को अफेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका लिम्फेटिक। देन क्या है, फाइलेरिया का जो कारण है वो क्या है ना। तो इससे अगला कारण याद रखना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये, है ना। तो एक ही में से चार क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो फाइलेरिया का जो कारण है वो है होता है बुकरेरिया। बुकरेरिया बोन क्रोफ्टाई, बोन बोन क्रोफ्टाई, है ना। तो याद रखना, बोन क्रोफ्टाई करके एक क्या होता है, बोन क्रोफ्टाई। बोन क्रोफ्टाई नाम का क्या होता है, ये कारण है इसका। लेकिन ये होता क्या है, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि ये प्रोटोजोन है। क्वेश्चन इस पर आ जाता है कि ये वेक्टल डिसीज है, या फिर जो है वायरल डिसीज है, या फंगल डिसीज है ना। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? पांच। ठीक है, एक दो तीन चार, है ना, पांच। देन क्या है, एक चीज याद रखिएगा कि इसको जो फैलाता कौन है, यानी इसका जो संवाहक है, इसका जो संवाहक है, जिसको आप वेक्टर कहेंगे, कि इसको करता कौन है हमारी बॉडी में, संवाहक, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो इसका क्या है, मादा मच्छर क्यूलेक्स है। क्या है? मादा मच्छर क्यूलेक्स। तो याद रखिएगा, मादा मच्छर, मादा मच्छर क्यूलेक्स। तो याद रखना, इसके लिए आ जाएगा मादा मच्छर क्यूलेक्स। मादा मच्छर क्यूलेक्स जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। देन ऑप्शन है आपका ट्यूबरक्लोसिस, देन क्या फाइलेरिया, देन क्या इंसेफ्लाइटिस, देन क्या नन ऑफ दी अबव। तो ये जो है मैच बताना है इसको, तो देखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स हमारे अफेक्ट होते हैं, और ऐसे ट्यूबरकुलोसिस को हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं डियर। एक्चुअल में क्या है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ब्रेन की भी होती है, रीढ़ की हड्डी में भी होती है, हाथों में भी टीबी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जो फेफड़ों की टीबी है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गाइस पल्मोनरी टीबी। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। इसको हम हिंदी में फुफ्फुसीय टीबी के नाम से जानते हैं, क्योंकि फुफ्फुस लंग्स को ही कहा जाता है। तो क्या है? फुफ्फुसीय टीबी यानी फुफ्फुसीय ट्यूबरकुलोसिस। चले ना। इसका जो कारण है वो कारण भी याद रख लेना, मैं कारण भी बताते हुए चलूंगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा ये है कि माइकोबैक्टीरियम, इसके लिए जो होता है जिम्मेदार, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके लिए जिम्मेदार। और क्या चीज़ है ये? कि जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु है। इससे हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना है, इसके लिए जो है एक मेडिसिन दी जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डोट है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डोट है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में अवेलेबल है। एंड इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लेगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है।
फाइलेरिया के बारे में हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, सी है। दरअसल एंसेफ्लाइटिस जो होती है वो क्या है, दिमागी बुखार वगैरह भी इसको कह देते हैं, तो ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है किससे, ब्रेन से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ब्रेन से संबंधित है। समझ रहे हैं ना, एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्रेन से संबंधित है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा क्रेटिन एज प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन के रूप में अल्फा क्रेटिन होता है, है ना। तो ऑप्शन है आपका क्या है, अल्फा क्रेटिन है, देन क्या है, तो मतलब किस में होता है, ये ब्लड में होता है, एग में होता है, देन क्या वूल में होता है, देन क्या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो बताओ किस में होगा ये, किस में होता है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन के रूप में अल्फा क्रेटिन होता है स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही आंसर होना चाहिए, अल्फा क्रेटिन, अल्फा क्रेटिन। ठीक है, तो देखिएगा अल्फा क्रेटिन जो होता है वो आपका किस में पाया जाएगा, याद रखेंगे ऊन में होता है, ऊन में होता है, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे मैं कहूँ और किस में होता है, त्वचा में भी होता है, त्वचा में भी क्रेटिन होता है। उसके अलावा जो हमारे बाल हैं, बालों में भी, मतलब बाल तो हो ही गए, देन उसके अलावा भाई ऊन भी तो बालों की बनी हुई होगी ना। उसके अलावा जैसे नाखून होते हैं हमारे जानवरों के, खुर और सींग जो होते हैं, ये भी क्या है, प्रोटीन के ही बने होते हैं, क्रेटिन प्रोटीन होती है उनमें लगी हुई। रक्त में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा रक्त में कई प्रोटीन होती है, जैसे हीम प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, तो इसमें जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी रहती है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है और भी प्रोटीन रहती हैं जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स में बतौर काम करती हैं, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है। थ्रोम्बोकाइनेज भी एक एंजाइम है जो भी प्रोटीन का बना होगा, और उसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जानते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। देन अंडे में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा एल्ब्यूमिन। तो अंडे में जो है एल्ब्यूमिन, देखिएगा यहाँ पर भी ब्लड में भी एल्ब्यूमिन थी होती है, ठीक है, लेकिन अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, वो एल्ब्यूमिन ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये भी कौन सी है, एल्ब्यूमिन। तो क्या है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या है, एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो अंडे की सफ़ेदी होती है, याद रखिएगा क्या है, अंडे की सफ़ेदी। तो अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो यही होती है। क्लियर हो गई बात, ये अंडे की सफ़ेदी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा कैरोटीन एज अ प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन के रूप में अल्फा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरोटीन होता है। ऑप्शन है आपका ब्लड है, देन क्या एग है, अंडे, देन क्या, अच्छा ये तो हो गया हमारा, रिपीटेड है। अगला है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईसीबीएन। तो जो आईसीबीएन है इसका जो विस्तार क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, देन इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, या फिर मोर देन वन ऑफ दी अब। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जब नामकरण किया जाता है जो स्पीसीज होती हैं तो उनका नामकरण जो है वो इन कोडिंग के हिसाब से किया जाता है। तो एक तो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड क्या है, आईसीजेडएन जो होगा उसका क्या होगा। तो देखिएगा एक क्वेश्चन आपका बनेगा आईसीजेडएन पर, आईसीजेडएन, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीजेडएन, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक होता है आईसी, आईसी वी, है ना, वीसीएन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ याद रखेंगे। एक और होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम जीनस और स्पीसीज का नाम एक साथ लिख करके किसी इस ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं, और उसको हम जो है क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम कह देते हैं, उसे वैज्ञानिक नाम कह देते हैं। अगर मान लो कोई एनिमल है तो उसका नाम जो है वो जूलॉजिकल नेम कहलाएगा, अगर प्लांट में है तो वो क्या कहलाएगा, बोटेनिकल नेम कहलाएगा, ठीक है, बोटेनिकल नेम, ओके, हाँ बोटेनिकल नेम कहलाएगा। और जूलॉजी और बॉटनी दोनों बायोलॉजी की ब्रांच है, इसलिए हम उसको बायोलॉजिकल नेम के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। अगला है,
वोट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस। भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? देखिएगा कि जो यूएसजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड से तो पता चल ही जाता है, ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड आज के दौर में पता चल जा रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में कैसे जो है वो क्या करते थे पता? तो ऑप्शन है आपका एमनियोसेंटेसिस है, देन क्या है अमाइलोइडोगनेसिस है, देन क्या एमनियोनिक है, और देन क्या है मोर देन वन ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड? याद रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका एमनियोसेंटेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमनियोसेंटेसिस विल बी योर राइट आंसर हेयर। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं कि जो यूट्रस होती है मदर की, जिसमें बेबी रहता है, ठीक है, बेबी रहता है, तो इसमें जो है निडल लगा करके, है ना, निडल लगा करके, ठीक है, निडल लगा करके जो है वो इसको देखा जाता है कि इसमें अ, जो ये होती है ना सेल्फ फ्री डीएनए होता है, उसका पता चल जाता है। तो इस लिक्विड को खींच करके उससे पता चलता है कि जो है बेबी का सेक्स कैसा है ना, मेल है कि फीमेल है। वैसे सही मायनों में इसका जो मतलब बनाने का पर्पस था वो ये था कि बच्चे की हेल्थ का पता लग सके। तो बच्चे में कोई सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह या कुछ इस तरह का, तो वो पता लग जाता था इससे। समझ में आ गई बात ये? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्लड हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर। रक्त हीमोग्लोबिन में उच्च आत्मीयता होती है किसके साथ? यहाँ पर आत्मीयता का मतलब क्या है? आत्मीयता का मतलब यहाँ पर होता है कि मतलब जुड़ना, एफिनिटी, बंधुता भी कह सकते हैं। आत्मीयता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? बंधुता। बंधुता का मतलब होता है कि जो है वो कितना इसके साथ जो है वो जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं एफिनिटी यानी बंधुता। ऑप्शन है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो देखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन किसके साथ? हीमोग्लोबिन। देखिएगा हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी खासियत होती है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड अप कर सकता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके वो ले जा सकता है। ये भी मैं बता दूंगा। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लेता है, तो आप बताएंगे चार को। एंड जो यहाँ पर देखिएगा कि CO2 की यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बंधुता होती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता, बंधुता, बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में 288 से 300 गुना, याद रखिएगा 288 से 300 गुना, 288 से 300 गुना अधिक होती है, 288 से 300 गुना अधिक होती है। तो इसकी जो होती है 288 से 300 गुना क्या होती है? अधिक होती है। 288 से 300 गुना अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। समझ में आ गई बात? ये 288 से 300 गुना अधिक बंधुता होती है। और ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये बड़ा ही खतरनाक कंपाउंड होता है, दम घोट देता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे विषैली गैस मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे विषैली गैस। तो याद रखिएगा सबसे विषैली गैस है। क्या है ये? सबसे विषैली गैस है। क्या है ये? सबसे विषैली गैस है। क्लियर बात यहाँ तक है? ये दिन याद रखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज दैट ऑफ सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी है? बैक्टीरियम या जीवाणु की है। देन क्या है? ब्रेड मोल्ड है। देन माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन देखा जाए तो मतलब ये सही से है नहीं, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो भी बैक्टीरिया ही तो है। लेकिन ठीक है, ऐसे लिख दिया, लेकिन स्पेशली यहाँ नाम मेंशन किया है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से जो है आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर जो है वो आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ये सबसे छोटी कोशिका कंसिडर की जाती है और इसी को हम जो है PPLO के नाम से भी जानते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है वही प्लूरोनिमोनिया लाइक, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा इसको हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, इसे पीपीएलओ को प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है जीव जगत का कार्टून या मस्खरा। लिविंग वर्ल्ड का क्या कहा जाता है, इसको कार्टून और जोकर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वाकई में आपको मन से अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्यार भरे कमेंट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले शो में। जय हिंद।